हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th हिस्ट्री। इस पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे मुग़ल लाइनेजेस के बारे में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ से। मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ। जो मुग़ल्स के कैंपेन्स थे, अभियान थे, वो भी कंटिन्यू रहे, जारी रहे। जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि अकबर ने अपने 3 फेजेस के अंदर जो है कैसे अभियान चलाए कि बैरम खां की मदद से। और अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि शाहजहाँ ने और उसके बाद जो दूसरे मुगल्स आए जैसे कि औरंगजेब, तो कैंपेन्स चलते रहे, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना, उनके ऊपर कब्जा करना, तो ये कंटिन्यू रहा। द अफगान नोबल खान जहाँ लोदी। जो अफगान नोबल था, मतलब अफगानी एक अमीर व्यक्ति था, राजा था, जिसका नाम था खान जहाँ लोदी। तो उसने रिबेल किया, विद्रोह किया शाहजहाँ के खिलाफ, लेकिन वो हार गया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। इसके अलावा अहमदनगर के अंदर कैंपेन्स चलाए गए। जो अहमदनगर निवासी हैं जैसे बुंदेलाज के बुंदेलवासियों को हरा दिया गया और ओरछा को अपने कब्जे में ले लिया। इन नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्क फ्रॉम उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो कैंपेन्स थे शाहजहाँ के, वो इतने ज़्यादा सफल नहीं रहे, क्योंकि उज़्बेक्स जो थे वो शुरुआत से ही मुगल्स के कॉम्पिटिटर्स थे। और जो कांधार था, कांधार जो अफ़गानी जो लोग थे, साफिद जो साफिद ईरान का जो राजा था, तो उससे भी छीन लिया गया कांधार को। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्सेस सूज्ड फॉर पीस। तो 1632 के अंदर अहमदनगर को कम्प्लीटली इन्होंने छीन लिया, एनेक्स कर लिया शाहजहाँ ने, और बीजापुर को पीस के लिए, शांति के लिए मना लिया गया। ठीक है। इन 1657 एंड 58 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहाँ's सन। तो 1657 और 58 के आसपास जो शाहजहाँ के बेटे थे, उनमें झगड़ा शुरू हो गया सिंहासन को लेकर के। औरंगजेब वाज विक्टोरियस, और इसमें जो औरंगजेब था वो सफल रहा, विजयी रहा। एंड इज 3 ब्रदर्स, जो उसके 3 भाई थे, जिसमें दारा शिकोह भी आता है। ठीक है। दारा शिकोह को एक उदार मुगल साम्राज्य का शासक माना जा सकता था, तो उसको भी मार दिया। एंड शाहजहाँ वाज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। और शाहजहाँ का जो बाकी का जो जीवन था उसको जेल में गुजारना पड़ा। औरंगजेब ने शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। इसके अलावा शाहजहाँ के शासनकाल में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे कि शाहजहाँ को जो है शाहजहाँ ने मुमताज़ महल से विवाह किया और जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाया। उसके अलावा जो वास्तुकला की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर स्कल्पचर की अकॉर्डिंग देखा जाए, तो शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो सबसे बेस्ट था। बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया शाहजहाँ ने, इसीलिए शाहजहाँ को निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके अलावा मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो भी शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। इसका जो शासनकाल था वो था 1658 से 707 तक। इन द नॉर्थ ईस्ट द ओम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेन इन 1680s। ओम्स, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरुआत में देखा था कि मुगल्स को कुछ समुदायों से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे साम्राज्य रहे, कुछ ऐसे संगठन रहे
जिन्होंने कभी भी मुग़ल सत्ता को नहीं अपनाया, उनमें जैसे अहोम्स थे या सिख थे, ठीक है, या राजपूत से, तो इन्होंने कभी भी मुग़ल साम्राज्य की ग़ुलामी स्वीकार नहीं की। तो 1663 में अहोम्स को हरा दिया गया, ठीक है, और लेकिन बाद में फिर से विद्रोह शुरू कर दिया अहोम साम्राज्य ने 1680s के अंदर, जो 1680 का जो दशक था। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जई एंड द सिख्स वर टेम्परेरीली सक्सेसफुल। जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर कैंपेन्स चलाए गए थे औरंगजेब के द्वारा, वो भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी आता है कि इसके अंदर कि एक बार औरंगजेब ने 1675 में जो है वो सिखों के जो 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर ठीक है, गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। तो यही दर्शाता है कि कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा इन समुदायों से मुगल्स को। इसके अलावा आगे देखिए, मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत्स ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। इसके अलावा जो इंटरवेंशन रहा, जो उनका दखल रहा, ठीक है, आंतरिक जो राजनीति थी राठौर राजपूत्स की उनके बीच में, तो इससे भी ज़्यादा विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैंपेन्स अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल। जो मराठा चीफ्टेन थे, मुखिया थे शिवाजी, तो उनके खिलाफ भी जो कैंपेन चलाए गए औरंगजेब के द्वारा, वो भी इतने ज़्यादा सफल नहीं रहे। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। लेकिन जब शिवाजी एक बार संधि करने के लिए जब मुगल के पास पहुँचे, औरंगजेब के पास पहुँचे, तो उन्होंने शिवाजी का अपमान किया और उसी के बाद शिवाजी ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया मुगलों से, और अपने जो कैंपेन्स थे वो रिज्यूम कर दिए, जारी रखे, अभियान जारी रखे मुगलों के खिलाफ। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। फिर जो प्रिंस अकबर हैं वो भी औरंगजेब के खिलाफ, उसने भी रिबेल किया, विद्रोह किया, और एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज एंड डेक्कन सल्तनत। और उसको सपोर्ट मिला प्रिंस अकबर को मराठाज से और जो डेक्कन सल्तनत थी उससे। ये फाइनली फ्लैड टू साफिद ईरान, और आखिर में उसे साफिद ईरान के पास जाना पड़ा। अब ये तो फर्स्ट फेज था औरंगजेब के शासनकाल का। अब दूसरा फेज देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर अकबर्स रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत। अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने आर्मीज भेजी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आक्रमण करने के लिए। बीजापुर वाज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। तो फिर से जो बीजापुर है वो छीन लिया गया औरंगजेब के द्वारा 1685 में, बीजापुर कर्नाटका, और जो गोलकोंडा है वो हैदराबाद के अंदर आता है। तो ये दोनों उसमें के राज्य थे, तो वो छीन लिए गए। From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. तो 1698 में औरंगजेब ने खुद ही मैनेज किए कैंपेन्स, जो अभियान चलाए, ठीक है, खुद ही अपने हाथों से, अपने नेतृत्व से उनका निर्णय किया, और जो मराठास के खिलाफ जो कैंपेन चलाए जा रहे थे, ठीक है, वो भी जारी रखे, और वहाँ से जो गुरिल्ला वारफेयर की जो पद्धति है, ठीक है, जो गुरिल्ला जिसको युद्ध बोला जाता है, गुरिल्ला वार बोला जाता है, वो स्टार्ट हुआ। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रेबिलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख जाट एंड सतनामीज। और औरंगजेब को भी
उत्तरी भारत के अंदर सिख से, जाट्स और सतनामी जो समुदाय थे उनसे सामना करना पड़ा। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड इन द दक्कन ऑफ द मराठास। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अहोम से और दक्कन के अंदर मराठा से। देखिए हमने अभी जितने भी फेज़ पढ़े हैं, जितने भी लाइनेजेस के हमने मुग़ल पढ़े हैं, उन सब में जो सबसे ज़्यादा जो संघर्ष करना पड़ा है, एक तो हुमायूं को भी हमने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी से संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो समुदाय हैं उत्तर के अंदर जो है सिख, जाट और सतनामी समुदायों से, और मराठास से दक्कन के अंदर। तो इन मुग़ल लाइनेजेस में इन सब का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। His death was followed by a succession conflict among his sons। और उसकी डेथ के बाद क्या हुआ, उनके बेटों में झगड़ा शुरू हो गया औरंगज़ेब के जो उसके बेटे थे सिंहासन के लिए। मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब हमने सारी लाइनेजेस पढ़ ली। हम अब आगे ये देखेंगे कि मुग़ल जो थे अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कौन कौन से ट्रेडिशन, कौन कौन से परंपराएं अपनाते थे, कैसे मुग़लों का उत्तराधिकारी चुना जाता था। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोगजेनिचर। जो मुगल्स थे वो कभी भी प्रीमोगजेनिचर का जो बिलीफ है, इसका क्या मतलब होता है कि प्रीमोगजेनिचर का मतलब होता है कि परिवार के अंदर या फिर किसी वंश के अंदर जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजा का, वही उसका उत्तराधिकारी होता है। तो हमने अभी लाइनेजेस में भी पढ़ा कि भाई ऐसा कभी नहीं था कि जो सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होता है या सबसे बड़ा जो बेटा होता है राजा का, वही आगे वंश को चलाएगा। ठीक है, वो उस अपने बेटों की काबिलियत के ऊपर निर्भर करता। तो इसके अंदर देखिए, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिड कस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है प्रीमोगजेनिचर के अंदर कि इसमें सबसे बड़ा बेटा जो है वो एस्टेट राज्य को संभालता है, लेकिन मुगल्स ने इस थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने क्या फॉलो किया, किसका पालन किया, द मुगल एंड द तिमुरिड कस्टम ऑफ कोपासिनरी इनहेरिटेंस। इन्होंने कोपासिनरी इनहेरिटेंस का पालन किया, जिसके अंदर क्या होता है, कोपासिनरी का मतलब होता है कि मेल जोल से, ठीक है, शामिल होना, किसी दो चीज़ों का शामिल होना। तो मुगल एंसेस्ट्रल मुगल्स और तिमुरिड जो थे, जो रीति रिवाज थे, उसको अपनाया मुगलों ने, और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। देखिए हमने देखा था ऊपर कि कैसे मुगल्स ने, जैसे कि हुमायूं ने जो अपनी इनहेरिटेंस है, जो अपने पिता से जो उसको सत्ता मिली है, जो शासन मिला है, अपने भाइयों में बराबर बांटी थी। तो जो डिवीज़न था इनहेरिटेंस का वो सब में बराबर था। ठीक है, हुमायूं ने अपने 3 भाइयों को प्रांत दिए थे शासन करने के लिए। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेबिलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। और हमने पैसेज में भी देखा है कि कैसे जो मुगल जो एम्परर्स थे उनके खिलाफ जो उनके राजकुमार थे विद्रोह शुरू किया उन्होंने। हमने अभी इस पार्ट के अंदर भी पढ़ा कि जो औरंगज़ेब था, ठीक है, औरंगज़ेब के खिलाफ जो है, औरंगज़ेब के खिलाफ जो प्रिंस जो अकबर है, अकबर सेकंड जो है, अकबर द्वितीय, उसने विद्रोह किया। तो हमने अभी देखा, विच डू यू थिंक इज फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीमोगजेनिचर और कोपार्सिनरी। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी इनहेरिटेंस का, किसी भी सत्ता का जो सबसे सही डिवीज़न है, फेयर डिवीज़न है, वो कौन सा है? प्रीमोगजेनिचर है, मतलब कि सबसे बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा, या फिर दो चीज़ों के मेल जोल से सबको बराबर जो है शासन करने का अधिकार मिले।
तो कौन सा सही हो सकता है? आगे देखिए, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगलों के कैसे रिलेशंस थे, दूसरे शासकों के साथ कैसे संबंध थे, हमने देखा ये। Take a look at table 1 once again. You will notice that the Mughal emperors campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. तो हमने पढ़ा था भी कि जिन शासकों ने मुगल रूलर्स के जो सत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया, तो उनके खिलाफ मुगलों ने लगातार अपने अभियान जारी रखे, मिलिट्री कैंपेन्स जारी रखे। जैसे कि बीजापुर के अंदर, ठीक है, और गोलकोंडा के अंदर, तो इन राज्यों में। But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. तो जैसे ही मुगल शासक और ज़्यादा शक्तिशाली होते गए, तो दूसरे राजाओं ने भी उनकी सत्ता को अपनी इच्छा से जो है मान लिया। ठीक है, वॉलंटरीली का मतलब होता है इच्छा से करना कोई भी काम। द राजपूत्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो राजपूत भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मुगल अथॉरिटी को आखिर में मान गए। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। उनमें से बहुत सारे जो राजपूत से उन्होंने मुगल डॉटर्स से शादी की। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, और ऊंचे पदों पर पहुंचे। बट मैनी रजिस्टेड एज वेल। लेकिन बहुत सारे राजपूतों ने भी रजिस्ट किया, मना कर दिया। The Sisodia Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के रहने वाले, उन्होंने रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी, मुगल सत्ता को स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया, और ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहा। वंस डिफीटेड, हाउएवर, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय मुगल्स। फिर एक बार जब वो हार गए थे, सिसोदिया राजपूत जब हार गए थे, तो मुगल्स ने उनके साथ जो है अच्छे से व्यवहार किया, उनको सम्मान दिया। एंड गिवन देयर लैंड्स बैक एज असाइनमेंट्स, और उनकी जो जीती हुई ज़मीन है, ठीक है, वतन जो जिसको बोलते हैं, तो वापस दिया। किस रूप में? एज असाइनमेंट्स, कि भी वतन जागीर के आपने जागीर के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, जागीर क्या होता है? जो मनसबदार को एज ए रिवेन्यू के रूप में जो उसको सैलरी मिलती है, जो रिवेन्यू आता था टैक्स का, ठीक है, जो रिवेन्यू आता था स्टेट का, तो उसी के अंदर जो उसका इनका हिस्सा बनता मनसबदार को, उसको जागीर बोलते थे। तो ऐसे ही असाइनमेंट जो हैं वो जागीर जो हैं वो सिसोदिया राजपूत को भी दिया जाना शुरू कर दिया। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग but not humiliating their opponents enable the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। और इसी तरीके से मुगलों ने जो है बड़े बड़े राजाओं के साथ भी बैलेंस बना के रखा। ठीक है, ना तो उनको ह्यूमिलिएट किया, ना इतना उनको अपमान किया, और ना ही उनके अपने ऊपर हावी होने दिया। ऐसे ही प्रभाव रहा। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने अपना जो मुगल एम्पायर है एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स। तो इससे क्या हुआ कि जो उनके विरोधी थे, तो उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ा मुगलों का, और जो चीफ्टेन्स थे, मुखिया, उनके ऊपर। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन इस बैलेंस को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल था हर समय। तो टेबल 1 में हमने पढ़ा है दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी। ठीक है, एक बार औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था, जिससे शिवाजी जो है उसके विरुद्ध हो गया था मुगल अथॉरिटी के, और उसने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो हम आगे ये देखेंगे कि इस इंसल्ट का, इस अपमान का क्या कॉन्सिक्वेंस रहा। तो इस कॉन्सिक्वेंस का जो रिजल्ट है वो हम पार्ट नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।